नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज समझते हैं 3 फेज रेक्टिफायर को और जानते हैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करते हैं और क्या है उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। समझते हैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के एक रूप डबल स्टार या 6 फेज टाइप सर्किट को, जिसमें मिड में एक टर्मिनल टेपिंग्स दी हुई है। यहाँ भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा कनेक्ट है ताकि स्विचिंग से जो ट्रिपल हार्मोनिक सिग्नल्स बनेंगे वो मेन लाइन में इंटरफेरेंस ना बनाए और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन ट्रिपल हार्मोनिक सिग्नल्स का सप्रेशन कर देगा। और सेकेंडरी में हमने रेड, येलो और ब्लू फेज की ये जो वाइंडिंग्स है इनके सबके मिड पॉइंट को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है। इस तरह से हमारे 3 फेज में 6 सिमेट्रिकल सेक्शंस हो गए हैं। इस तरह के मिड टेपिंग से R और R डैश आपस में ऑपोजिट फेज में हो गए हैं। जब R पॉजिटिव पीक पे होगा उसी समय R डैश नेगेटिव पीक पे होगा और जिस समय R नेगेटिव पीक पे होगा उस समय R डैश का पॉजिटिव पीक आएगा। इसी तरह से हम Y और Y डैश को आपस में ऑपोजिट फेज में समझ सकते हैं। अर्थात जब Y इंस्टेंटेनियस नेगेटिव पीक मैग्नीट्यूड बना रहा होगा तो हमारा Y डैश सिरा इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड बना रहा होगा। एक सिमेट्रिकल 3 फेज सप्लाई में एक बैलेंस RYB फेज सीक्वेंस वाले 3 फेज सप्लाई में R फेज का पॉजिटिव पीक येलो फेज के पॉजिटिव पीक से 120 डिग्री का कलांतर रखता है। इसी तरह से ब्लू येलो से 120 डिग्री बाद अपना पॉजिटिव पीक बनाएगा। तो इन तीनों मेन फेज में 120 डिग्री का कलांतर है। इस 120 से ये बिल्कुल ऑपोजिट 180 का कलांतर रखने वाली स्थिति इस R फेज से 60 डिग्री का कलांतर रखेगी। तो हम पाते हैं कि डबल स्टार कनेक्शन से हमें 60 डिग्री फेज डिफरेंस के 6 फेज मिल गए हैं। अगर हम Y डैश फेज के पीक से शुरू करें तो R का जो पॉजिटिव पीक है वो उससे 60 डिग्री बाद है, B डैश का उसके 60 डिग्री बाद है, Y का उसके 60 डिग्री बाद है और R डैश Y से 60 डिग्री पीछे है। इसी तरह से हमारा ब्लू फेज R डैश से 60 डिग्री पीछे है। तो ये 60 डिग्री के कलांतर के जो 6 हमारे वोल्टेजेस पल्सेज आ रही हैं उनके पीक मैग्नीट्यूड अलग अलग समय स्थितियों पे आएंगे। तो इस पहले 1/6 पार्ट में जब Y डैश फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो वो D1 डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा और D1 डायोड का ये जो कॉमन टर्मिनल है वो बाकी सभी डायोड्स को रिवर्स बायस कर देगा। तो बाकी सारी सप्लाइयों का कनेक्शन लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और केवल Y डैश येलो फेज का आउटपुट हमें यहां प्राप्त हो जाएगा। और इस टाइम इंस्टेंट के बाद Y डैश जब अपना पॉजिटिव पीक पाके डिक्रीज हो रहा है और R अपना पॉजिटिव पाने के लिए इंक्रीज हो रहा है तो इस इंस्टेंट के बाद R फेज की वोल्टेज इस टर्मिनल पे सबसे ज्यादा होने से D2 डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 डायोड से सबसे ज्यादा वोल्टेज जब इन टर्मिनल्स पे आएगी तो बाकी सारे डायोड रिवर्स बायस होकर उन बाकी सबका कनेक्शन हट जाएगा और लोड का एक सिरा इस मिड पॉइंट के साथ R फेज से कनेक्ट हो जाएगा और R फेज की जो मैक्सिमम वोल्टेज बन रही है वो हमारे लोड में आउटपुट में आ जाएगी। उसके बाद जब ये B डैश टर्मिनल की वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी, इस समय जब B अपना नेगेटिव पीक पा रहा है उस समय B डैश पॉजिटिव पीक पाएगा तो अगले 60 डिग्री के लिए ब्लू फेज से हमें आउटपुट आ जाएगा। B डैश के मार्फत यहाँ D3 डायोड कंडक्ट करेगा। उसके बाद क्रम से D4, D5, D6 जब कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास येलो फेज, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री R डैश और ब्लू फेज से आउटपुट आ जाएगा और हम पाएंगे कि डायोड की मार्फत जो फेज सबसे ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड रख रहा है वही मैग्नीट्यूड हमारे आउटपुट में आ जाएगा। ये आउटपुट अपने 86.6% मान से पीक के बीच में 60 डिग्री के कंडक्शन एंगल के साथ पल्सेट करेगा। तो हमें आउटपुट में 6 पल्सेज आएंगी। जरा इसकी एवरेज और RMS वैल्यू की कैलकुलेशन समझते। जो हमारी ये वेव है वो यहाँ 60 डिग्री के लिए जब कंडक्शन करती है तो वो 90 से 30, इधर 60 से 120 के बीच में, 60 को π/3 कर सकते हैं, 120 को 2π/3 कर सकते हैं। उसके बीच में पूरी साइकिल के 1/6 पार्ट में 2π पूरा साइकिल है, 6 पल्सेज आ रही हैं तो एक पल्स का साइज 2π/6 हो गया। तो जितने समय अंतराल के लिए हमने इंटीग्रेशन किया उतने का ही भाग देके एवरेज जब हमने कैलकुलेशन की तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया और माइनस कॉस 120 हाफ है और कॉस 60 भी हाफ है, दोनों हाफ 1 हो जाएंगे। तो ये 6/2π एज इट इज है, Vm बाहर आ गया, बाकी 1 है। और ये कैलकुलेशन जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिगर आता है 0.955। कहने को ये 87 से पीक के बीच में वेरिएशन है लेकिन पीक के पास वेरिएशन स्लो होता है तो आप पाएंगे कि एवरेज वैल्यू 95.5 काफी ऊपर चली गई है। और ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। रिपल फैक्टर की अभी कैलकुलेशन करेंगे पर उससे पहले RMS वैल्यू को देखिएगा। हमने वोल्टेज के स्क्वायर को उसी लिमिट्स 60 से 120 डिग्री के बीच में इंटीग्रेट किया और उस टाइम इंटरवल का डिवीजन करके मीन स्क्वायर निकालकर रूट जब कैलकुलेशन किया तो आप पाइएगा कि सेम यही फिगर आ रहा है। डेसिमल के थर्ड स्पेस पे मामूली सा फर्क दिख रहा है। हमें पता है कि RMS और एवरेज का रेशो फॉर्म फैक्टर है और फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर में एक का
सब्ट्रैक्शन करने पे रिपल फैक्टर की वैल्यू सिर्फ 4% आई। दिख भी रहा है कि एवरेज डीसी वैल्यू काफी ज्यादा है और ये जो रिपल्स अप्स एंड डाउन्स हैं ये काफी कम है। जरा एफिशिएंसी और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को भी समझते हैं। हमने जाना कि जो हमारा 6 फेज सेकेंडरी थी उसके रेस्पेक्टिव डायोड सबसे ज्यादा बड़े पीक मैग्नीट्यूड को आउटपुट में यहाँ हमें दे रहे हैं और ये 87% से 100% के बीच में जो वेरिएशन है उसकी एवरेज वैल्यू 0.955 मैग्नीट्यूड की आ गई है। आरएमएस वैल्यू 0.956 है। जरा इस रेक्टिफाइड आउटपुट में डीसी पावर और एसी पावर का रेशो जो रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी है उसे समझते हैं। डीसी पावर आई स्क्वायर आर में ये डीसी मैग्नीट्यूड 0.955 है और आरएमएस मैग्नीट्यूड 0.956 है। दोनों में बहुत मामूली सा फर्क है और स्क्वायर करने पे ये फिगर 99.8% बता रहा है टोटल पावर में डीसी पावर। और दिख भी रहा है कि रिपल जो अनवांटेड एसी पावर है वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की है। तो ये बहुत परफेक्शन पे रेक्टिफिकेशन हो गया है। रिपल की परसेंटेज अमाउंट भी काफी कम है और आउटपुट में डीसी पावर भी ज्यादा है। लेकिन इसमें एक सीरियस ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अच्छा नहीं है। मेरे 6 फेज में जो पावर है वो 6 VRMS IRMS हो गई है और डीसी आउटपुट एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट का प्रोडक्ट हो गया है। आरएमएस वैल्यू पीक की 1/√2 हो गई है और ये जो करंट मेरा आ रहा है वो इस आरएमएस करंट में √6 का डिवीजन करने पे 0.39 हो जाएगा। थोड़ा मेहनत होगी लेकिन आप ये फिगर याद कर सकते हैं। जो हमारा रेक्टिफाइड करंट है उसकी पूरी साइकिल 6 डायोड मिलकर ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट देते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू ये है, जिसमें हमने आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ये जो 1/6 पोर्शन है उसके स्क्वायर वैल्यू को इंटीग्रेट करके 1/6 टाइम का डिवीजन करके रूट किया था। लेकिन हमें पता है कि एक फेज पूरी साइकिल में सिर्फ 1/6 पीरियड पे ही चलेगा तो ये जो इंटीग्रेशन है वो तो सेम रहेगा लेकिन ये ड्यूरेशन 2π/6 ना होके पूरा 2π है। तो हमारा फिगर इसमें √6 का भाग देने पे सिर्फ 0.39 पीक वैल्यू आएगा और ये फिगर 3 और 9 आप याद कर सकते हैं। और कैलकुलेशन करने पे जो फिगर आ रहा है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का वो भी आसानी से याद हो सकता है 0.55। तो आप पा रहे हैं कि 100 VA का ट्रांसफार्मर केवल 55 वॉट आउटपुट देगा और कम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन आने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो हमारा आर फेज का वाइंडिंग है वो पूरी साइकिल में सिर्फ 1/6 पोर्शन पे कंडक्ट करती है। तो हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का यूटिलाइजेशन कम रखा है इस कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सिर्फ 0.55 55% आया। अर्थात 100 VA रेटिंग का ट्रांसफार्मर सिर्फ 55 वॉट आउटपुट दे पाएगा। TUF सबसे कम है इसका। लेकिन रेक्टिफिकेशन में एफिशिएंसी बहुत अच्छी है 99.8% और रिपल काउंट बहुत कम है 0.04। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में समझते हैं। यहाँ भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी डेल्टा कनेक्ट है ताकि ट्रिपल हार्मोनिक का सप्रेशन हो जाए। सेकेंडरी को स्टार कनेक्शन करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें ये स्टार पॉइंट कनेक्शन में कहीं काम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक वाइंडिंग स्टार और एक डेल्टा हो तो हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर आती है। और यहाँ हमने ब्रिज बनाते हुए 6 डायोड 2-2 की श्रृंखलाओं में तीनों कनेक्शंस में इस तरह से लगाए हैं कि सभी डायोड का जो कॉमन N है वो डीसी आउटपुट का पॉजिटिव हो जाए और कॉमन P डीसी आउटपुट का नेगेटिव हो जाए। यहाँ लोड में हमें डीसी आउटपुट आएगा और यहाँ जो 3 फेज AC सप्लाई आ रही है उसके कनेक्शन हर डायोड के उस कॉम्बिनेशन पर आ रहे हैं जहाँ एक P है और एक N है। यहाँ हम डायोड की नंबरिंग को थोड़ा याद कर लेते हैं तो सर्किट की एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगी। और ये ओड नंबर 1 3 5 हो गए हैं और नीचे इवन नंबर 2 4 और 6 इस प्रकार है कि ऊपर नीचे 3 का अंतर है। अगर क्रम से 3 डायोड कंडक्ट करें 1 2 3 तो वो तीनों अलग अलग फेज की ब्रांचेज में होंगे। इसी तरह से अगर 2 3 4 कंडक्ट करें तो एक की जगह 4 आया है वो फिर तीनों अलग अलग लाइनों में है। तो ये अगर आप नंबरिंग याद कर लेते हैं तो सर्किट की वर्किंग समझना काफी आसान है। 1 3 5 2 4 6 ऊपर और नीचे 3 का अंतर। और कोई भी सीक्वेंस में अगर 3 डायोड कंडक्ट करते हैं जैसे 4 5 और 6 तो ये तीनों अलग अलग लाइनों में है। जरा सर्किट की वर्किंग को समझते हैं। यहाँ जो ओड नंबर के जो डायोड हैं 1 3 5 वो तब फॉरवर्ड बायस होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग P टर्मिनल की फेज वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव हो। इसी तरह से ये इवन नंबर वाले 2 4 और 6 डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे अगर उनके रेस्पेक्टिव फेज की वोल्टेज सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। तो इन तीनों में से कोई एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले ओड नंबर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसका नीचे वाला डायोड इवन नंबर वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देखते हैं 6 टाइम इंस्टेंट किस तरह से काम करती है। इस शान फ्रेम में आई हुई टाइम इंटरवल में ब्लू फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और येलो फेज सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो हमारा जो D6 डायोड है
वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो 1 और 6 के मार्फत बी फेज से हमारे लोड में करंट 6 के साथ ब्लू और येलो फेज को सर्किट बनाता हुआ फ्लो करेगा और यहाँ हमारे पास लाइन वोल्टेज आएगी। यहाँ इस लाइन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, इस ब्लू फेज की फेज वोल्टेज और येलो फेज की फेज वोल्टेज का डिफरेंस, वो 1.5 टाइम्स किसी एक फेज की मैक्सिमम वैल्यू से शुरू हुआ, बीच में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा 1.73 टाइम्स हो जाएगा और सबसे आखिर में एक बार फिर जब ब्लू फेज अपने पॉजिटिव पीक पे है और येलो फेज अपने पीक के 50% नेगेटिव वैल्यू पे है, तो ये अंतर पीक का 1.5 टाइम्स यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। जैसे ही समय शान फ्रेम की इंटरवल को क्रॉस करके ग्रीन फ्रेम की इंटरवल में आएगा, तो एक बार फिर हमारा ब्लू फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो D1 अपना कंडक्शन जारी रखेगा, लेकिन यहाँ येलो की जगह रेड सबसे ज्यादा नेगेटिव होने से कंडक्शन का डायोड D6 के बजाय D2 हो जाएगा और अब 1 और 2 जो डायोड है, ब्लू फेज में पॉजिटिव पीक के साथ D1 और रेड फेज में पीक नेगेटिव के साथ D2 करंट फ्लो का ये पाथ बनाएंगे जो D1 के मार्फत ब्लू फेज का कनेक्शन लोड से कर देगा और D2 के मार्फत ये रेड फेज से कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्किट हमारा करंट फ्लो का बन जाएगा और ब्लू और रेड के बीच की जो लाइन वोल्टेज है, जो 1.5 टाइम्स पीक से शुरू होकर बीच में इस काली रेखा पे मैक्सिमम लाइन वोल्टेज हो जाएगी, जो पीक फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स है और उसके बाद फिर ये 1.5 टाइम्स हो जाएगी। अब अगले टाइम इंटरवल में आप पाएंगे कि यहाँ पीक मैग्नीट्यूड में शिफ्ट हुई है। ग्रीन फ्रेम की टाइमिंग के बाद जैसे ही मैजेंटा फ्रेम की टाइमिंग शुरू होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज अब ब्लू फेज की बजाय येलो फेज की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो ब्लू फेज के साथ हमारा D1 डायोड कंडक्ट कर रहा था, उस डायोड की बजाय येलो फेज का D3 कंडक्शन में आ जाएगा। तो 1 और 2 की बजाय हमारे डायोड पेयर 2 और 3 कंडक्ट करने लगेंगे। फिर अगली 60 डिग्री की साइकिल इंटरवल में यहाँ नेगेटिव सेक्शन में रेड की बजाय ब्लू फेज सबसे ज्यादा नेगेटिव होने से D2 की जगह D4 कंडक्शन में आ जाएगा। और अगर हमने ये नंबरिंग 1, 3, 5 और 2, 4, 6 ठीक से की है तो डायोड के कंडक्शन की टाइमिंग हम 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं और हमें 6 पल्सेज ऐसी मिलेंगी जिसका पीक लाइन वोल्टेज है और वो 87% से 100% के बीच में फ्लक्चुएट होती है। और आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट है वो फेज वोल्टेज के साथ था हमारे डबल स्टार फुल वेव रेक्टिफायर में और यहाँ पीक लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के साथ है सेम वैसे का वैसा 6 पल्स वाला। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू में पीक मैग्नीट्यूड वहां V मैक्सिमम फेज था, यहाँ ये V मैक्सिमम लाइन है और एवरेज वैल्यू 0.955 और आरएमएस वैल्यू तीसरे फैक्टर पे आप छोटा सा चेंज देखिए। ये फिगर पिछले डबल स्टार रेक्टिफायर जैसे ही है। फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का जो वेव फॉर्म है वो सिमेट्रिकल है तो मैथमेटिकल एनालिसिस भी सिमेट्रिकल होगा, दूसरे पैरामीटर भी सिमेट्रिकल है। चेक कर लेते हैं। एक 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर चाहे 6 फेज का डबल स्टार कॉन्फ़िगरेशन हो या ये ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन हो, हमें आउटपुट 6 पल्सेज में प्राप्त होता है जो 87 से 100% के बीच में जब फ्लक्चुएट होता है तो पीक वैल्यू का 95.5% एवरेज वैल्यू है और 0.956 टाइम्स पीक मैग्नीट्यूड आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस और एवरेज का रेशो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर करके 1 सब्ट्रैक्ट करके जब रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि एसी रिपल्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ 4% है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में और रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी वही डीसी आउटपुट पावर और एसी इन आउटपुट अगर रेशो देखते हैं डीसी को आई एवरेज से और एसी को आई आरएमएस से पढ़ें और आरएमएस और एवरेज में ज्यादा अंतर नहीं है तो एफिशिएंसी वही 99.8% ऑलमोस्ट 100%। एसी रिपल्स के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। समझते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्यों कर बेहतर है। हमने देखा कि पूरी साइक्लिक ऑपरेशन में D1 D6 और D2 के साथ 2 पेयर बनाकर कंडक्ट करता है। पॉजिटिव सेक्शन में जब हमारा ब्लू फेज करंट कैरी करता है तो यहाँ वाइंडिंग में करंट 260 डिग्री की साइकिल्स में फ्लो किया है। उसके बाद दोनों D1 और D4 नॉन कंडक्टिव स्टेट्स में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद D4 एक बार D3 के साथ और एक बार D5 के साथ जब कंडक्ट करता है तो वही ब्लू फेज में उल्टी डायरेक्शन का करंट 2 साइकिल्स में फ्लो करता है। तो आप पाते हैं कि जहां 6 फेज वाले डबल स्टार वाइंडिंग में सिर्फ एक वाइंडिंग 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करती थी, यहां वो उससे 4 गुना कंडक्ट कर रही है। तो जो आरएमएस करंट का मैग्नीट्यूड है वो 4 का रूट गुना उससे 2 गुना हो गया, वो 0.39
टाइम्स पीक मैग्नीट्यूड था, ये 0.78 हो गया है। अब आप TUF निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन का मतलब है वो DC आउटपुट पावर जो सर्किट बना रहा है, और जो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग है, 3 फेज VRMS IRMS पर फेज VA रेटिंग हो गई। RMS वैल्यू पीक की 70.7% होती है, 1/√2 होती है। और हमने देखा कि RMS करंट काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ वाइंडिंग 4 60 डिग्री की पल्स में टोटल साइकिल के 2/3 पार्ट के लिए कंडक्ट कर रही है, तो एग्रीगेट में ये एफिशिएंसी बहुत अच्छी 0.95 आ गई है, जो बता रही है कि एक 100 VA का ट्रांसफार्मर 95 वॉट DC आउटपुट दे देगा। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर तो अच्छे हैं ही, यहाँ ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन भी अच्छा है। तो सभी बड़ी पावर के जो हमारे सर्किट्स हैं वो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर यूज करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस लंबी वीडियो में आपको 3 फेज के 6 फेज का फुल वेव मिड टाइप और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ अच्छी बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।